बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 7 अगस्त 2024 का क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 की जो भर्ती 19,838 पदों पर आई हुई है, उसके लिए देखिए बिहार पुलिस का जो सबसे रिसेंट एग्जाम हुआ था पिछले साल अगस्त 2024 में, फ्रेंड्स उसके क्वेश्चन पेपर को हम कवर करेंगे। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, और पिछले साल का सारा क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा दूंगा। जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं जानते हैं। और देखिए, इस चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस 2025 की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 7 अगस्त 2024 को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ये रिसेंट क्वेश्चन पेपर है बिहार पुलिस का। पिछले साल अगस्त 2024 में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया था। 7 अगस्त 2024 का बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए और भी आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। वीडियो का क्वालिटी कम से कम आप लोग 360 या 480 पर कर लीजिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। आंसर जानते हैं ना, तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो फ्रेंड्स ये पील है, ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में इसको जनहित याचिका बोला जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और भारत में देखिए न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस पीएन भगवती, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीएन भगवती जो है, पीएन भगवती, और एक और नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, कृष्ण अय्यर, ठीक है ना। इन्हीं दोनों लोगों की देन है पील भारत में, ठीक है ना, यानी कि जनहित याचिका। और पीएन भगवती को तो भारत में जनहित याचिका का जनक भी कहा जाता है, तो इसे भी आप साथ साथ याद रखेंगे। क्लियर। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो वहाँ कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो होता है वो संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। और संसद को विधायिका भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। चलिए बताइए, सोच समझ करके इसका आंसर आप देंगे। बताइए राइट आंसर क्या होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष जो है आपको कौन रखता है। तो वैसे रखता तो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति होगा आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, अगला प्रश्न क्या है हमारा, देख लीजिएगा हिंदी में। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो फ्रेंड्स संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल है, ठीक है ना। आर्टिकल 131 इससे रिलेटेड है, 131, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोवा रिगपा, सोवा रिगपा क्या है। सोवा रिगपा, तो फ्रेंड्स सोवा रिगपा जो है ना, ये क्या है, तो एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। ये हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2024 में देश की पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपको पूरा सिलेबस का आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, ठीक है ना। तो इन्होंने कोलकाता में किया था उस समय। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर यानी कि गोलकीपर के रूप में, ठीक है ना, हॉकी की बात किया जा रहा है। तो देखिए गोलकीपर के रूप में जो है बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, ठीक है, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, डिफेंडर ऑफ द ईयर को दिया जाता है प्रगट सिंह, डिफेंडर ऑफ द ईयर को हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और मिडफील्डर को दिया जाता है, मिडफील्डर ऑफ द ईयर को अजीत पाल सिंह पुरस्कार। ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। भू अस्थायी उपग्रह बताइएगा, इसमें से कौन सा एक भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुगनू जो होगा, जुगनू, यहाँ पर जुगनू लिखा गया है। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और पूरा प्रीवियस ईयर जो है ऑलरेडी मैंने एक ही सेशन में कराया हुआ मैराथन सेशन, उसको एक बार आप जरूर देखिएगा, काफ़ी फायदा होगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जुगनू नहीं है भू अस्थायी उपग्रह। जुगनू IIT कानपुर के द्वारा प्रक्षेपित एक नैनो सैटेलाइट है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि समा चकेवा, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि समा चकेवा जो है ये कहाँ का त्यौहार है, तो याद रखिएगा ये बिहार का फेस्टिवल है। और यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है, किस रिलेशन को समर्पित किया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह आपका भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है, ठीक है ना। और ये त्यौहार मिथिलांचल क्षेत्र में, जो बिहार में मिथिलांचल है वहीं पर ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा भाई और बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। अच्छा, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए ताजमहल जो है ये मुगल बादशाह शाहजहां के समय में इसका निर्माण कराया गया था। और इसके जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, ये उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था। अच्छा, राजवैद्य जीवक का नाम याद रखिएगा, बिंबिसार की ये राजवैद्य थे। अगर पूछा जाए कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, तो याद रखिएगा जीवक थे। कौन थे? जीवक थे। और ये कहाँ के निवासी थे, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये राजगृह के निवासी थे। और राजगृह में ही, याद रखिएगा, राजगृह में ही, राजगृह जो था यहीं पर जो है ये आपका जो पाटलिपुत्र है उसकी प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। हाँ, अब ये प्रश्न देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये पूरा एक तरह से इसको पढ़ना है, गद्यांश दिया गया है, ये पूरा पढ़ करके इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि मैं PDF क्वेश्चन पेपर का या फिर इस गद्यांश का ही PDF में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा लिखा भी गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 14 तक के उत्तर जो है ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको देना है। तो 12 से 14 तक का, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बार बार ऊपर नीचे कर करके पढ़ना पड़ेगा, तो इससे आपको भी असुविधा होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर सीधे आते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। अब फ्रेंड्स ये चीज़ आप जानते हैं, राज्य में विधान परिषद, जहाँ पर विधान परिषद है उसकी बात आपसे किया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ऐसा नियम है कि जहाँ पर विधान परिषद है ना, विधान परिषद, वहाँ पर जो है याद रखिएगा कि विधानसभा के सदस्यों की 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होना चाहिए। 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो संविधान सभा, आपको याद होगा कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जो है संविधान सभा का जो है चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। तो इसे आप स्पष्ट याद रखिएगा, जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हाँ, कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है।
पद से कौन हटाएगा, तो ऑब्वियसली आपको याद है कि ये राष्ट्रपति हटाते हैं, बट राष्ट्रपति दोनों सदन द्वारा अगर प्रस्ताव पारित हो तब हटाएंगे। तो राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। कौन सी गैस जो है पॉप साउंड के साथ ये जलती है, तो ये गैस है हाइड्रोजन गैस। आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस को जब जलाया जाता है ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा। अगर हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जल। क्या बन जाएगा, वाटर बनता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है अंडे की जर्दी, जो एग यॉक है, अंग्रेजी में इसको एग यॉक बोला जाता है, ये है इमल्सन का। किसका, इमल्सन का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, लोहा का। अच्छा, लोहा का एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जाए तो एटॉमिक नंबर 26 होता है। ठीक है ना, और Fe इसका सिंबल है। ठीक है, Fe, और ये 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe। ठीक है, ये एल्युमिनियम है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, ये आपसे पूछा गया जल में। तो इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, H2O का ऑक्सीजन में sp3, ठीक है ना, यहाँ लिखा भी गया है ऑप्शन सी में sp3, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि आपकी संकरण अवस्था है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यूरोप का स्केच, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यूरोप तो आपको दिख ही रहा होगा, यूरोप का स्केच। ठीक है ना, यूरोप का स्केच जो है, स्केच, ये रिपोर्ताज के लेखक कौन है, रिपोर्ताज के लेखक, रिपोर्ताज के लेखक। तो फ्रेंड्स ये राजकुमार हैं। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है, देख लीजिए हिंदी के क्वेश्चन कैसे हैं। चलिए उसके बाद ये मुहावरा है और मिलान करना है, मुहावरा है और इसको मिलान करना है। तो चलिए एक एक करके मिलान करिए। अब देखिए, छाती पर मूंग दलना यानी कि परेशान करना, किसी को साथ रह करके परेशान करना। ठीक है, तो ये चौथा हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला मतलब ए का 4 हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट को सहना, धैर्यपूर्वक कष्ट को सहना। ठीक है ना, चलिए मिला ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा। अच्छा, अगला है छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईर्ष्या करना, तो ये तीसरा हो जाएगा। और छाती ठोकना यानी कि कठिन कार्य हेतु प्रतीक्षा करना। ठीक है, कठिन कार्य हेतु प्रतीक्षा करना, तो ये दूसरा हो जाएगा। अब आप लोग आसानी से मिला लीजिएगा, 4, 1, 3 और 2, 4, 1, 3 और 2, 4, 1, 3 और 2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित जो समास यहाँ पर दिया गया है, देखिए पूरा पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, सही नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा बिल्कुल करेक्ट है। ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, सेना नायक यानी कि सेना का नायक, राज्यसभा, राजा के लिए सभा नहीं होगा, राज्यसभा जो है ये राजा की सभा है, ये राजा की सभा होगा, राजा के लिए नहीं होगा, राजा की सभा होगा। ठीक है ना, राजा की सभा, इसीलिए ये गलत है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर करिएगा। और पूरा मैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर 2024 का मैं आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर करा दूंगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, खाली स्थान दिया गया, मतलब पूछा गया कि किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। जीव द्रव्य अंग्रेजी में इसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, बायोलॉजी वाला टर्म अंग्रेजी में ही पूछ लिया जाता है। जैसे दे देगा कि किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, ठीक है ना, को जीव द्रव्य का नाम दिया था। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म देकर के पूछा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। तो याद रखिएगा ये पुरकिंजे हैं, पुरकिंजे, JE पुरकिंजे यहाँ पर दिया गया है, JE पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है ना, JE पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के तरल भाग को जीव द्रव्य का नाम दिया था। ठीक है, जीव द्रव्य एक जीवित द्रव्य है जिसमें सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, बड़ा बार रिपीट हुआ है, बिहार पुलिस CSBC जो एग्जाम लेती है बिहार पुलिस का, ये बड़ा बार रिपीट कराई है ये क्वेश्चन को। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक, ध्यान रखिएगा सरल है और ये अस्थायी उत्तक है। ठीक है ना, परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है,
पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति, ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर कोलेनकाइमा होगा। कोलेनकाइमा ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, एस्केलेनकाइमा नहीं, कोलेनकाइमा होगा, जो एक जीवित सरल अस्थायी उत्तक है और पौधों के यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, और एस्केलेनकाइमा की बात करते हैं तो एस्केलेनकाइमा एक सरल अस्थायी मृत उत्तक है, तो इसीलिए यहाँ पर जीवित दे रखा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा सरल अस्थायी जीवित उत्तक है ये। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को जो है पौधे में किस रूप में संग्रहित करती हैं, ये पूछा गया है, तो ये स्टार्च के रूप में, ठीक है ना, स्टार्च यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं। अब देखिए, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो 1600 से अधिक आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कठिन रहा था, लेकिन इसका देखिए आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, तो 1600 से अधिक आप याद रखिएगा। अब इसमें देख लीजिए 1650 सबसे अधिकतम है, तो हम यही मान करके चलेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम, तो फ्रेंड्स ये 2005 में, याद रखिएगा कब, तो 2005 में, ठीक है ना, 2005 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये किया था 2023 को, 2023 को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, यानी कि एब्सेंट होता है, कौन सा अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में जो है ये सेंट्रियोल होता है, यानी कि इसको तारकाय बोला जाता है, ठीक है ना, ये सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना, सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा तारकाय, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। प्लाज्मोडियम में, तो देखिए प्लाज्मोडियम में जो है ना, प्लाज्मोडियम में ये मल्टीफिजन होता है, मल्टीफिजन बोलते हैं, और इसको बहुविभाजन हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में मल्टीफिजन बोलते हैं, ठीक है, मल्टीफिजन बोलते हैं, याद रखिएगा। अलैंगिक प्रजनन है ये, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, हाँ ये क्वेश्चन हिंदी में देख लीजिएगा। चलिए, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि पूरा ऑप्शन दिख जाए आपको, हाँ चलिए अब दिख रहा होगा। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। चलिए बताइए कैसे सुनिश्चित करती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रा में मुकुलनों का जो मुकुलन होते हैं उनका उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लेंगे अंग्रेजी वाला पोर्शन में, तो हाइड्रा जो है फॉर्म्स बर्ड बाई मायोटिक डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है सोमैटिक सेल, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए तो इसको याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन भी याद रखिएगा, माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मायोटिक दिया गया है, ये मियोसिस नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं मियोसिस नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। देखिए कुछ सरीसृप हैं, ठीक है ना, कुछ सरीसृप हैं उनमें लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, क्वेश्चन है ये। और यह देखा गया है कि इनमें देखा गया है कि इसका राइट आंसर होगा लिंग निर्धारण जो होता है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, बता दीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन तापमान पर निर्भर करता है, लिंग निर्धारण के उष्मायन तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अंग्रेजी वाला पोर्शन में आप देख सकते हैं टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिटरमाइन द सेक्स, ठीक है। देखिए बच्चा खेल रहा है, इसमें कौन सा काल है, हो सकता है कुछ प्रश्न आपने अलग जगह कुछ आंसर पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो आपको करेक्ट बता रहा हूँ। तो ये आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल है, ध्यान रखिएगा अपूर्ण वर्तमान काल है, ये अपूर्ण बच्चा खेल रहा है, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है, वर्तमान काल तो है ही बट ये अपूर्ण है, बच्चा खेल रहा है, अभी खेल ही रहा है अभी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
तो इसमें सु शब्द का मतलब सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से वाक्यांश और उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा होगा। असंगत जो सही नहीं है। देखिएगा कि गायों को पालने वाला उसको गोपाल बोला जाता है, गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र बोला जाता है, किए हुए उपकार को मानने वालों को कृतज्ञ बोला जाता है। और ये बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास नहीं है, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास है। तो यही वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गुजरात में नवीन कोप मृदा को किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको माटा कहा जाता है। नवीन जो है गुजरात में नवीन माटा इसको कहा जाता है, या यहाँ पर है, सॉरी ये भाटा है, ये माटा है, ठीक है ना। और जो पुरानी मृदा है उसको गोरडू कहा जाता है, पुरानी को गोरडू कहा जाता है, और नवीन को माटा कहा जाता है, माटा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि निम्न में से कौन सी कंपनी जो है ONGC, ठीक है ना, ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है। कौन सी कंपनी है। ग्लोबल, वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर, सभी नाम दिया गया है। तो ये पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है ये करता है, ठीक है ना, पवन हंस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व तो ऑब्वियसली बिहार में है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। भारतीय वायुसेना का अभ्यास था गगन शक्ति 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया, उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में उस समय किया गया था, ठीक है। करंट अफेयर भी मैं कराऊंगा, सब कुछ आपको मैं कराऊंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो ये क्या था, मध्यम में, ठीक है ना, याद रखिएगा, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए मीडियम दिया गया, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार की किस जिले में। लीची पर, लीची, शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, आपको पता है GI टैग दिया जा चुका है। तो ये मुजफ्फरपुर आंसर होगा, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा साक्षरता दर बिल्कुल आपका जो गुणवत्ता है वो अब निर्धारित करेगा, जीवन प्रत्याशा करेगा, लोगों द्वारा अर्जित जो कौशल निर्माण है, स्किल्ड डेवलपमेंट है, ये भी करेगा, मुद्रास्फीति नहीं करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, आप आसानी से बताइएगा। मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है, बिल्कुल ये बाजार की क्रिया है, गैर बाजारिक नहीं है, क्योंकि वो अर्जित करता है कुछ उससे। काजू एक दुकानदार है और वह किराने का सामान बेचता है, बिल्कुल ये अर्जन कर रहा है। नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है, बिल्कुल करती है। और ये देखिए ये वाला, राम के पास एक गाय है और दूध वह स्वयं पी जाता है। तो ये कुछ अर्जन नहीं कर रहा है, कोई भी मार्केट एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही है गैर बाजार क्रिया का उदाहरण। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाँ, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। जो बहुराष्ट्रीय निगम है, मल्टीनेशनल जो फॉर्म है, तो उनमें कौन सा सही नहीं पूछा गया है। तो वस्तु और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, बिल्कुल। अगर मल्टीनेशनल है, बहुराष्ट्रीय है, तो ये विश्व स्तर पर करेगा, यहाँ पर नहीं दिया गया, जो कि गलत है और पूछा गया कि सही नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखिए, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। किस प्रकार के नाउन का एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, चलिए बताइए। तो ऑनेस्टी जो है ये किस प्रकार के नाउन का है, अब्स्ट्रक्ट नाउन का है, याद रखिएगा, अब्स्ट्रक्ट नाउन का है। चलिए उसके बाद ऑल मेन मस्ट डाई, इसमें पूछा गया कि एडजेक्टिव इसमें से कौन सा है। ऑल मेन मस्ट डाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। प्रीफिक्स ए से बना हुआ है, ए से, तो ये अवेक बनाता है, ठीक है ना। अवेक जो है ये ए प्रीफिक्स लगा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, बताइए। द प्लेस एट विच द स्पर्म इनकाउंटर विथ द एग। तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बताइए। तो इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ऑप्शन में आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा ओविडक्ट, यानी कि डिम वाहिनी।
और आप याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब भी याद रखिएगा, कभी कभी सीधे फैलोपियन ट्यूब इस तरह से आपको फैलोपियन ट्यूब दे देगा ऑप्शन में, फैलोपियन ट्यूब ट्यूब, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, बायोलॉजी का क्वेश्चन था ये। देखिए प्रश्न है खाली स्थान देकर के कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ऑप्शन में फुफ्फुस है यानी कि लंग्स है, मूत्राशय है, हृदय है, मस्तिष्क है। कौन सा इसमें से मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है? तो ये मस्तिष्क आपका ब्रेन है, मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, बताइए फ्रेंड्स। तो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो फ्रेंड्स ये इकाइनोडर्मेटा का है, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा का है, याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। देखिए अंग्रेजी वाला सेक्शन में आप जाएंगे तो देखिए लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड ऑब्जॉर्ब एमिनो एसिड फ्रॉम इंस्टेंटाइन, ये वाला गलत है क्योंकि ये आपका कैरीज डाइजेस्टेड एंड फैट, ठीक है ना, फैट फ्रॉम स्मॉल इंस्टेंटाइन, यहाँ पर एमिनो एसिड दिया गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी जो है गलत है, ठीक है ना। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर जो है इसका गलत होगा, ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है ना। लसिका आंत्र से पाचित और अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण बताइए। तो एक अपसारी दर्पण जो है ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपका उत्तल दर्पण है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, उत्तल दर्पण है अपसारी, डाइवर्जिंग दर्पण जिसको कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए ये डायग्राम आपको देखना है और इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका बी हो जाएगा। एम मीटर को परिपथ में किस श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में लगाना चाहिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ये, ओम का नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है, ठीक है, और कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम का सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया है, परिपथ में उसके कुछ त्रुटियाँ कर दी हैं, उन त्रुटि का आप सही करिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, वस्तु का संवेग क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है और वेग अगर आधा है तो पूछा गया इसका संवेग क्या होगा? तो आपको पी संवेग पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, कह रहा है कि 4 गुना हो जाता है और इसका वेग कितना हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक है। तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 mv हो जाएगा ना, यानी कि दुगुना हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? दुगुना हो जाएगा, दुगुना राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विद्युत उपकरणों को अति भारण ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, ओवरलोडिंग के कारण लघु परिपथ से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, फ्यूज़ का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज़ का उपयोग होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है, पूछ रहा है कि बिहार में खाली स्थान दिया गया और मतलब इसका अ दिया गया है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, और ब में राष्ट्रीय पार्क और स में टाइगर रिजर्व है, बताइए। देखिए बिहार की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा 13 वन्य जीव अभयारण्य, एक राष्ट्रीय पार्क जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण में, और एक टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर में ही। तो ये वाला एक एक आप दिख रहा है ना, यही वाला ऑप्शन आपको चुनना है, एक नेशनल पार्क है और एक टाइगर रिजर्व है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला सुटेबल हो रहा है ना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा ये मिलान करना है और आपको बताना है, ठीक है ना। सूची को सुमिलित करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपका आंसर चुनना है। तो भाबर जो है ये छिद्रपूर्ण मिट्टी हो जाएगा, भाबर आपका छिद्रपूर्ण मिट्टी हो जाएगा। तराई जो है ये घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है तराई। भांगर जो है, भांगर इसको बांगर भी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। और खादर है युवा निक्षेप, ठीक है ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी, मिला लीजिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित को सुमिलित करना है।
नदी है और सहायक नदी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके मिलाइए। गोदावरी की सहायक नदी इसमें से कौन सी होगी? गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी आपकी वेनगंगा, ठीक है। गंगा की सहायक नदी हो जाएगी इसमें से कोसी, ठीक है। कृष्णा की हो जाएगी आपकी कोयना, ठीक है। और कावेरी की हो जाएगी आपकी अमरावती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोरियम, ठीक है ना। थोरियम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, ये आपका चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस इसमें से चुनना है, ठीक है। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर, तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया गया है ना, इसका अपोजिट आपको बताना है, अपोजिट बताना है। तो इसका मतलब होता है क्या? अर्बन का अर्थ होता है, बताइए, रूड हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूड हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए दो संख्याएं हैं जिनका योग 28 और गुणनफल 187 है, तो यह संख्या क्या होगी? मैथ का है, बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आप भी समय दीजिए और करेक्ट आंसर इसका बताइए कि क्या होगा। वैसे मैथ वाला जो है ना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और 17 हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 11 और 17 हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया? और कह रहा है, ये ऑप्शन डी देख लीजिए, ए बी सी, मतलब कथन एक सत्य है, दो असत्य है, ठीक है ना, इस तरह से दिया गया है। कह रहा है कि पहला है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए दूसरा कथन सत्य है परंतु पहला असत्य है, इसीलिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। दूसरा कथन सत्य है, पहला असत्य है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा -255। नेक्स्ट है हमारा, खाली स्थान में SER विष तथा दबाव को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? तो फ्रेंड्स ये जो आपका यकृत कोशिका है, यकृत कोशिका, ठीक है ना, यही जो है आपके SER विष तथा दबाव को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका। SER का मतलब होता है क्या? स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। देखिए फिर से मिलान करना है, मिलान करने वाला देख रहे हैं ज़्यादा दिया गया है। यहाँ पर देखिए द्रव संयोजी उत्तक, तो ये आपका रक्त हो जाएगा। संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है रक्त, आपको भी पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। उपकला उत्तक, तो उपकला उत्तक त्वचा है। जोड़ों की सतह, तो जोड़ों की सतह जो है ये उपास्थि है, ठीक है ना। और तंत्रिका उत्तक स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका उत्तक, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो के द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली थी वे गैस कौन सी हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इन्होंने लिया था फ्रेंड्स अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन को, ठीक है ना। इन्होंने इनको लेकर के उच्च विद्युतीय स्पार्क कराया और यह निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई थी। तो याद रखिएगा अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। अमोनिया कहाँ पर दिया गया? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, देखिए कहाँ पर है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, ये वाला देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 71 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9F हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये वाला आंसर है। हाँ, कह रहा है कि ना कि एक प्रतिरोध जो है R प्रतिरोध की किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़े को फिर पार्श्वक्रम यानी कि समानांतर में संयोजित कर देते हैं। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है। तो R/R यहाँ पर इस तरह से लिखा गया, R/R' का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका अनुपात हो जाएगा आपका 36/1 होगा, जो कि ऑप्शन में ए में दिया गया है, ठीक है ना। 36/1 यहाँ पर इसका
आंसर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा आपका 36/1, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर कह रहेंगे ना कि आर प्रतिरोध को 6 टुकड़े में किया गया है, ठीक है। तो इसको समानांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो 1/6 इंटू R/6, तो ये R/36 हो जाएगा, ठीक है ना। R/ये 36 हो जाएगा और R' किया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए 36 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो आपको पता है कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है और गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्टील हो जाएगा। चलिए कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ भी आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर आप लिख करके कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा वन्यजीव अभयारण्य और राज्य पूछा गया। तो कोयना कहाँ पर है, कोयना महाराष्ट्र में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इतुरंगरम कहाँ पर है। तो इतुरंगरम जो है यह आपका तेलंगाना में पड़ेगा। सरिस्का आपको पता है, सरिस्का राजस्थान में पड़ता है और चंद्रप्रभा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। डायरेक्टली आप याद रखिए इसको। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्य के राज्यपाल कौन थे। अच्छा राज्यपाल पूछा गया, कहीं मुख्यमंत्री पूछता तो मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री। 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा गया था। अब तक 8 बार लगाया जा चुका है बिहार में और उस समय राष्ट्रपति नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में गलत कथन आपको चुनना है। चलिए गलत कथन इसमें से आपको चुनना है, सब पढ़ करके बताइए और इसमें से गलत कथन आपको चुनना है। चलिए एक एक करके सबको पढ़िए और गलत कथन इसमें से आपको बताना है। देखिए आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। आज़ादी से पूर्व बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद थे, ठीक है ना, राजीव रंजन प्रसाद। तो ये होगा राजीव रंजन प्रसाद थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाँ खाली स्थान दिया गया है, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार से मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा नाइट, ठीक है ना। नाइट लॉर्ड से उसी प्रकार से संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध थे। तो यहाँ नाइट हो जाएगा सामंत, ठीक है। चलिए देखिएगा कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके लिए नया प्रश्न है। पीलीबंगा तो ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ में, ठीक है। कालीबंगा आपने तो पढ़ा ही है, ठीक है, आपने पीलीबंगा पढ़ लिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो इनकी दरगाह जो है गियासपुर में है, गियासपुर में। यहाँ पर देखिए गियासपुर लिखा गया है, गियासपुर, यहाँ मैं लिख देता हूँ गियासपुर, ठीक है, गियासपुर में है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो इसरो का जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यह आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से मिश्रण है। तो ऑब्वियसली आपने 1000 बार पढ़ा होगा कि वायु एक मिश्रण है, क्या पढ़ा है कि नहीं, वायु एक मिश्रण है। तो यहाँ पर वायु राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम यानी कि ज़्यादा फिर उससे कम बताइए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम, याद रखिएगा इसी क्रम में होगा ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता है, A = ठीक है, A = 0 नहीं हो सकता है, मान नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, मैथ का ही है। देखिए प्रश्न मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राम जो है 10,000 का यहाँ पर जो है 7.5% वार्षिक दर की ब्याज पर कोई चीज़ लेता है, ऋण लेता है, ब्याज, ठीक है ना, यहाँ ऋण लिखा गया है। उससे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, P × R × T/100 लगा लीजिएगा, 750 आ जाएगा। चलिए ये इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका 2/√5 हो जाएगा, 2/√5, ठीक है। चलिए टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789, देखिए कितना जो है ये स्टैटिक कह सकते हैं कि ये आपका फ्रांस की जब क्रांति हुई थी उस समय से ये रिलेटेड है। तो ये आपके मीराबाई और ओबीसी थे,
ठीक है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हेनरी कोर्ट ने किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से? तो हेनरी कोर्ट के, याद रखिएगा, हेनरी कोर्ट जो है ये इंग्लैंड के एक जो पर्डलिंग फ्यूरेंस होता है उसी का आविष्कार किया था इन्होंने। यहाँ पर देखिए पर्डलिंग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 के दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है राखी दिवस के रूप में, ठीक है ना, राखी दिवस के रूप में, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की बात हो रही है। चलिए किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी? तो फ्रेंड्स राज्य का दर्जा इनको मिला था 1936 में, उड़ीसा से अलग हुआ था और राजधानी पटना बना था, ठीक है। चलिए देखिएगा कि जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है, जो बॉन्ड होता है उसकी प्रकृति क्या है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोजन बंध है इसमें, ठीक है ना, हाइड्रोजन आबंध यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। C6H4 के लिए संरचनात्मक समायोजों की संख्या क्या होगी, बताइए क्या होगी C6H4 के लिए? अंग्रेजी में देखिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C6H14, यानी कि हेक्सेन है ये, C6H14 हेक्सेन है, ठीक है ना, 6 दूना 12 2 14 एल्केन ग्रुप का है, 5 आइसोमर होते हैं, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अल्फा कण क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फा कण जो है द्वि आवेशित हीलियम आयन होता है, तो यहाँ पर देख सकते द्वि आवेशित हीलियम आयन है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, क्लियर। और बीटा कण में एक ऋणात्मक आवेश होता है और गामा किरण में कोई आवेश नहीं होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वह फील्ड जो टेबल में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट रूप से, ये पता नहीं मिट गया है शायद, अंग्रेजी में पढ़ते हैं क्या लिखा गया है कि ए फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स इन द टेबल इज नोन एज, पहचानवाती है उसको क्या कहा जाता है? ये वह फील्ड जो तालिका यानी कि टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानवाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्राइमरी की कहा जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्राइमरी की दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कंप्यूटर में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को कनेक्ट करता है मदरबोर्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, 2 प्रश्न मिल गया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो अवर्गीकृत वन है नहीं है, बाकी संरक्षित है, राज्य वन है, आरक्षित वन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय नौसेना और IAF ने अप्रैल 2024 को कौन सा मिसाइल शामिल किया था, उसका नाम पूछा गया, करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपका रैमपेज था, ठीक है ना, रैमपेज था। अगला प्रश्न है हमारा कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउटस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, अंग्रेजी में पढ़िए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए बुक का नाम है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये पुस्तक किसकी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये गोतबाया राजपक्षे थे श्रीलंका के, उन्हीं की है, गोतबाया राजपक्षे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 2024 में किसको सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये शशि थरूर को सम्मानित किया गया। करंट का वेटेज आप देख सकते हैं, 7-8 क्वेश्चन है इसमें। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसमें से नाग एंटी टैंक मिसाइल है। पूरा क्वेश्चन पेपर 2024 का मैं कराऊंगा, बस सपोर्ट करिए, लाइक